नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय की संरचना। उच्चतम न्यायालय की संरचना के बारे में जानेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 34 होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रकार इनकी संख्या 34 होती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 34 होती है। पीठ, सामान्यतः संवैधानिक पीठ 5 या अधिक न्यायाधीश, सामान्य मामलों में 2 या 3 न्यायाधीश की पीठ होती है। स्थान इसका नई दिल्ली है और संसद की सहमति से इसको बदला भी जा सकता है। तो यह जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही रहे, संसद में इसके लिए प्रस्ताव पास करना होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान भी हम बदल सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, संवैधानिक आधार अनुच्छेद 124 के 2 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, परंतु व्यवहार में कॉलेजियम प्रणाली को माना जाता है। हालांकि कॉलेजियम प्रणाली का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलेजियम प्रणाली मानी जाती है। क्या है कॉलेजियम प्रणाली, इसके बारे में जानते हैं। इसमें सीजेआई होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें होते हैं। भूमिका, न्यायाधीशों के नाम पर सिफारिश, स्थानांतरण और पदोन्नति करने का कार्य इनका होता है। यह प्रणाली संविधान में लिखित नहीं है, बल्कि 3 न्यायाधीश मामलों जस्टिस केसेस से यह विवादित विकसित हुई है। ये तो आगे चलते हैं। न्यायाधीश बनने की योग्यता, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी नागरिक भारत में मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता है। ना ही किसी सरकारी सेवा में वह सेवा कर सकता है, ना ही किसी राजनीतिक पद पर कोई भी व्यक्ति विदेशी हो सकता है। तो यह बहुत जरूरी होता है भारत का नागरिक होना। 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पद पर कार्य करना, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य करना। राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रतिष्ठित विधि वेता हो। आगे चलते हैं। कार्यकाल इनका जो है 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। पद छोड़ने के तरीके, स्वेच्छा से त्यागपत्र, राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाना, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होती है, तब इनको इनके पद से हटाया जाता है, या आयु पूरी होने पर इनको इनके पद से स्वतः हटा दिया जाता है। ये अपने आप हट जाते हैं, जो एक सरकारी नियमावली होती है। आगे चलते हैं। महाभियोग द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत आवश्यक इसका आधार है, और सिद्ध दुर्व्यवहार और असमर्थता के कारण भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। वेतन एवं भत्ते, सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। कार्यकाल के दौरान इसको घटाया नहीं जा सकता है। पहला प्रश्न हमारा सामने है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी को इसकी स्थापना हुई, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, और उसके 2 दिन बाद ही इसकी स्थापना हो गई और इसने अपना कार्य शुरू कर दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? तो सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जिसमें कॉलेजियम की सिफारिश होती है। कॉलेजियम के बारे में आपने समझ लिया। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 34 मुख्य न्यायाधीश सहित होते हैं। इस प्रकार 34 होते हैं ये। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। कॉलेजियम प्रणाली में कौन शामिल होता है?
कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें देखिए मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल इसमें नहीं होते हैं, कार्यपालिका का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री या कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का वकालत अनुभव है? तो न्यूनतम 10 वर्ष का वकालत का कार्य जरूरी होता है, जो अनुभव बहुत जरूरी है उच्च न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय की पीठ सामान्यतः कितने न्यायाधीशों की होती है? तो सामान्यतः यह 2 या 3 जजों की पीठ होती है। जितने ज्यादा जज होंगे किसी पीठ में, इतना ही ज्यादा संवेदनशील उस मामले को माना जाता है। कॉलेजियम प्रणाली का विकास किससे हुआ है? तो कॉलेजियम प्रणाली का विकास न्यायाधीश मामलों से हुआ। ऑप्शन सी हमारा। न्यायाधीशों की अर्हताएं या योग्यताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक, इसके साथ साथ कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य, और राष्ट्रपति की नजर में वह कानून का विधिवेता होना चाहिए। शपथ इनको राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ के इनके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, भारत की संपूर्णता और अखंडता को बनाए रखना, न्याय बिना भय, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के कार्य करना, और संविधान के कानून का पालन करना। वेतनमान अनुच्छेद 125 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है और 2,50,000 अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है। अन्य सुविधाएं आवास भत्ता, यात्रा, पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं इनको निःशुल्क मिलती हैं। कार्यकाल के दौरान इनका वेतन नहीं घटाया जा सकता है या कोई भी सुविधा नहीं घटाई जा सकती है। पहला प्रश्न हमारा सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति का नागरिक होना भारत का जरूरी होता है, तभी वह उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 124 के पैरा 3 में यह वर्णित होती है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कितने उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा होना चाहिए? तो यहाँ 5 वर्ष का हमको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा होना चाहिए। 5 वर्ष का अनुभव जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तो न्यूनतम कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? तो न्यूनतम ये 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। प्रतिष्ठित विधिवेता की नियुक्ति किसके विवेक पर निर्भर करती है? तो ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाने का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मनोनीत कर दे तो मनोनीत व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। न्यायाधीशों को इस शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह 3री अनुसूची में दिया गया है। शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 124 के पैरा 6 के अंतर्गत यह होता है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये मासिक वेतन होता है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन क्या होता है? तो इनका मासिक वेतन 2,50,000 रुपये होता है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। न्यायाधीशों का वेतन कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो ये 65 वर्ष हमने पहले भी बता दिया, फिर दोबारा यह आ गया है। और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष होती है। न्यायाधीश शपथ में किस बात का संकल्प लेते हैं? तो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, ऑप्शन बी है इसमें, बाकी सारे गलत हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित अनुच्छेद 125 है। न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ बिना भय, दबाव, प्रलोभन या हस्तक्षेप के निर्णय लेना, ये न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। अनुच्छेद 142(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यवहार में कॉलेजियम प्रणाली, जिससे कार्यपालिका का हस्तक्षेप सीमित किया गया है, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति की सुरक्षा करता है। कार्यकाल की सुरक्षा 65 वर्ष मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है। हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ती है, जो बहुत ही कठिन है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत लाना होता है। वेतन एवं भत्तों की सुरक्षा संसद द्वारा निर्धारित है। ये प्रशासनिक स्वतंत्रता, न्यायालय की आंतरिक प्रणाली में किसी अन्य अंग का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यह संविधान में लिखित है। सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में वकालत का कार्य कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध अनुच्छेद 121 के अनुसार है। संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती, महाभियोग को छोड़कर। इसके साथ साथ अवमानना की स्थिति, अवमानना की शक्ति। अनुच्छेद 129, न्यायालय अपनी गरिमा की रक्षा स्वयं करता है। स्वतंत्रता का महत्व, संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण व संतुलन बनाए रखना न्यायपालिका का कार्य होता है। लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखना भी न्यायपालिका का कार्य होता है। तो सबसे पहला प्रश्न, न्यायिक स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका निष्पक्ष और निर्भीक न्याय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 124 है। यह हमारा प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 121 के अंतर्गत यह प्रतिबंधित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? तो ये संसद तय करती है। न्यायाधीशों का वेतन कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता है। प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। उच्चतम न्यायालय को अवमानना की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अवमानना की शक्ति प्राप्त है। मतलब यह है, कोई व्यक्ति या कोई नागरिक उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के आदेश को मानने की अवहेलना करता है, खास तौर से उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने की अवहेलना करता है, तो उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रशासनिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है न्यायालय का आंतरिक कार्यों में स्वतंत्र होना। न्यायिक स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक मानी जाती है? तो ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उस न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार की व्याख्या। भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय को व्यापक शक्तियां और विधिक प्रकार के क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि वह संविधान का संरक्षक और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक बन सके। मूल अधिकार, अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय सीधे जिन विवादों की सुनवाई करता है, जैसे केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य, केंद्र बनाम एक से अधिक राज्य, केंद्र और राज्य बनाम अन्य राज्य, या हमारे मौलिक अधिकार,
अपीलीय क्षेत्राधिकार संवैधानिक अपील अनुच्छेद 132 के तहत होती है। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले में दीवानी अपील अनुच्छेद 133, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील, आपराधिक अपील 134, गंभीर आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति याचिका SLP क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी न्यायालय अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति देकर अपील सुन सकता है। यह न्यायालय के विवेकाधीन शक्ति है। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति कानून द्वारा पूछे गए कानूनी प्रश्न सार्वजनिक महत्व के विषय पर न्यायालय राय देता है। यहाँ न्यायालय बाध्यकारी है और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करना, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी में भी इसका अर्थ हम समझ लेंगे। आगे प्रश्न के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये आते हैं जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा, विधायिका व कार्यपालिका के कानूनों की संवैधानिकता की जांच असंवैधानिक पाए जाने पर कानून निरस्त माने जाते हैं। अभिलेख न्यायालय, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है जो अनुच्छेद 129 के तहत है। अपने निर्णयों का अभिलेख रखता है, अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अधिकतम व्याख्याकार संविधान और कानूनों की अंतिम व्याख्या का अधिकार है। अन्य शक्तियां अपने नियम स्वयं बनाना, अनुच्छेद 145, न्यायालय की प्रक्रिया नियंत्रित करना, अधीनस्थ न्यायालयों की सहायता। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 131 इससे संबंधित माना जाता है, ऑप्शन बी। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सीधी सुनवाई किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है, तो यह ऑप्शन सी के अंतर्गत होती है। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में अपील किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, 132 के अंतर्गत होती है। विशेष अनुमति याचिका SLP किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जाती है, तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये दायर की जाती है। राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 143 के तहत यह होता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह होती है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो यह अनुच्छेद 32 ही होता है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, तो ये 129 के अंतर्गत प्राप्त है, ऑप्शन बी हमारा सही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होते हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो ये 141 के अंतर्गत होता है। उच्चतम न्यायालय को अपने कार्य प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये 145 के अंतर्गत होती है, ऑप्शन डी हमारा सही है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय में वकालत करने के लिए अधिवक्ताओं के लिए विशेष नियम और व्याख्या बनाई गई हैं ताकि नियम में कार्य सुचारू, अनुशासित और उच्च स्तर पर बना रहे। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ताओं के प्रकार, वरिष्ठ प्रकार, संवैधानिक आधार अनुच्छेद 145 प्लस सुप्रीम कोर्ट नियम है। विशेषताएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष योग्यता के आधार पर नामित, स्वतंत्र रूप से मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR के माध्यम से ही ये पेश होते हैं। वकील का गाउन अलग रंग डिजाइन का होता है। कहने का मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए AOR की परीक्षा भी पास करनी होती है। AOR का मतलब आप समझ गए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण भूमिका। केवल AOR ही सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं, सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पक्षकार और न्यायालय के बीच उत्तरदायी व्यक्तित्व की भूमिका ये निभाते हैं। योग्यता,
इनकी योग्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता बनने के लिए कम से कम 4 वर्ष का अनुभव उच्च न्यायालय में होना जरूरी होता है, या सर्वोच्च न्यायालय में भी आप 4 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, या इसके साथ साथ AOR की परीक्षा भी आपको उत्तीर्ण करना होता है। यह बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत AOR के साथ मिलकर बहस कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से वाद दायर नहीं कर सकते हैं। जो ये अन्य अधिवक्ता होते हैं इनके लिए यह नियम होता है। अधिवक्ताओं से जुड़े महत्वपूर्ण नियम, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 145, सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 145 है, और अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी, ये 141 के अंतर्गत होते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता पर प्रतिबंध, सीधे मुवक्किल से संपर्क नहीं कर सकते, प्लीडिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि लिखित बहस नहीं कर सकते हैं। जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं केवल AOR ही कर सकते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। केवल बहस आर्गुमेंट तक ये सीमित होते हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का महत्व, परीक्षा बिंदु, सुप्रीम कोर्ट प्रणाली की ये रीढ़ होते हैं। केस मैनेजमेंट और प्रक्रिया की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट फीस, दस्तावेज, समय सीमा का ये ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करने का अधिकार किसे होता है, तो ऑप्शन सी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को यह होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट का दर्जा कौन प्राप्त करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट देता है। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतंत्र रूप से बहस कर सकते हैं, वाद दायर नहीं कर सकते, प्लीडिंग नहीं कर सकते और दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। इनको केवल AOR ही करते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकते। आगे चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 145 के तहत यह होती है। AOR बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का वकालत अनुभव आवश्यक है? तो ये 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना बहुत जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट का AOR बनने के लिए क्या अनिवार्य है? तो ये AOR की परीक्षा पास करना जरूरी होता है, यह अनिवार्य होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता किसके माध्यम से ही मुकदमा लड़ सकते हैं? तो AOR के माध्यम से ही, यह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से ही मुकदमा लड़ पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अन्य अधिवक्ता AOR के साथ केवल बहस कर सकते हैं, बाकी ये नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता पर कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? तो प्लीडिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी बहस कर सकते हैं। न्यायालय में प्रवेश भी कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा, प्लीडिंग नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता लिखित बहस नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुवक्किल और सुप्रीम कोर्ट दोनों के प्रति यह उत्तरदायी होता है। उच्चतम न्यायालय की संरचना, सारी चीज हमने पढ़ ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इन सब चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं, SSC, CGL, UPSC लेवल की सभी परीक्षाओं में काम आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यूपी पुलिस SI, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और परीक्षाओं की दृष्टि से भरपूर लाभ उठाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।